चलिए तो आज हम लोग एक नया टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन हम दो रूप में करेंगे, एक वेक्टर और दूसरा जो है स्केलर। जब हम सबस्टांस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई बेस पे करते हैं। जब करंट का बेस बनाएंगे तो हम आसानी से डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सा सबस्टांस कंडक्टर है, कौन सा सबस्टांस इंसुलेटर है। यदि हम लाइट को बेस बनाएं तो लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पे हम रेयरर और डेंसर में क्लासिफिकेशन कर पाते हैं कि लाइट के स्पीड कहाँ पे कितना है। सिमिलरली यदि हम मैग्नेटाइजेशन को बेस बनाएं तो मैग्नेटाइजेशन के आधार पे हम आसानी से क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मटेरियल्स डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। तो हमें देखना होगा कि यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको वेक्टर और स्केलर के रूप में कैसे, वह बेस क्या होगा जिसके आधार पे हम क्लासिफाई कर पाएँ कि यह क्वांटिटीज़ वेक्टर है और यह क्वांटिटीज़ स्केलर है। तो जैसा कि डिफिनीशन से हम ध्यान देंगे कि स्केलर उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें केवल ओनली जो है मैग्नीट्यूड हो, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जबकि वेक्टर उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों अवेलेबल हो। उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, स्केलर क्वांटिटी में आपका मास हो सकता है, स्पीड हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ये सारे क्वांटिटीज, वर्क हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, सब स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर हो सकता है। अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर वह क्वांटिटी होगा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेट हो सकता है, ये सब वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। तो आज हम लोग वेक्टर को समझने का प्रयास करते हैं कि वेक्टर क्या है और कैसे जो है वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे हम कहें कि दो पॉइंट है ए एंड बी, कोई पर्सन ए पे है, उसको बी तक पहुंचना है, तो ए से बी जाने के लिए कई सारे वो रास्ते को अपना सकता है। एक ये भी रास्ता हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ए से मूव करते 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 और ए बी के पास पहुँचे। ये भी एक ट्रैक हो सकता है। तो जितना ये सब ट्रैक्स हैं स्ट्रेट लाइन को छोड़कर, सब में मैग्नीट्यूड है लेकिन शॉर्टेस्ट नहीं है। तो ये सब डिस्टेंस कहलाएंगे। जो शॉर्टेस्ट है वह जो है स्ट्रेट लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन करा है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यदि स्ट्रेट लाइन से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यह स्ट्रेट लाइन इस तरह से भी हो सकता है। तो ए को बी की ओर जाना है और स्ट्रेट लाइन पे ए चल रहा है। इस डायरेक्शन में यदि स्ट्रेट लाइन पे ए मूव करेगा तो वह मूव करते 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 पृथ्वी के बाहर निकल जाएगा और बी के पास कभी भी नहीं पहुंच सकता है। यदि ए से हम कहें इस स्ट्रेट लाइन पे ए मूव करता है तो मूव करते 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 पृथ्वी के बाहर चला जाएगा, कभी बी के पास नहीं पहुंच सकता है। एक ही रास्ता है बी तक पहुंचने के लिए। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इसको निश्चित रूप से इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन जो है डिफिनिट हो गया है कि ए से अगर बी की ओर जाना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो इस डायरेक्शन में जो है इसको मूव करना पड़ेगा और ये वेक्टर कहलाएगा, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए हम लोग रिप्रेजेंट कर देखते हैं
कि कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड जो है 5 यूनिट है, तो लाइन जो है मैग्नीट्यूड को बताता है। दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से वेक्टर बी का जो लाइन है जस्ट डबल है। अब जैसे ही हम इसमें एरो लगाएंगे, इसका मतलब अब यह वेक्टर बना है। उससे पहले वेक्टर नहीं था क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं था। इसको हम हेड बोलते हैं और इसे हम टेल बोलते हैं। यदि मान लेते हैं, चलिए कि हम इस वेक्टर 5 यूनिट जो वेक्टर को हमने इधर दिखाया है और दूसरे वेक्टर को हम कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में 10 यूनिट दिखा रहे हैं, तो जब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे, सम करेंगे, तो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। वेक्टर को यदि हम पलट दें, इस वेक्टर को यदि हम इस डायरेक्शन में कर देंगे, तो इस डायरेक्शन को जब चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये वेक्टर अब किसके इक्वल हो जाएगा? -5 के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे 10 + -5, तो हमें क्या मिल जाएगा? +5 मिलेगा। और जो बड़ा वेक्टर होता है उसी के डायरेक्शन में मुझे रिजल्टेंट प्राप्त होगा। इसका मतलब 5 यूनिट लेंथ का जो है रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। चलिए इसको और आसान तरीका से हम लोग समझते हैं और जोड़ते हैं कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। तो जब भी हम एडिशन करेंगे, मान लेते हैं हमारा वेक्टर ए है, तो एडिशन के दौरान हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मैच कराते हैं। मान लेते हैं कि ये दूसरा वेक्टर बी है और ए वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड को मिला दिए, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर है। जिसे आर कहें तो वह आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यदि डायरेक्शन को पलट दें, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर कर दें, तो यह ए प्लस बी के इक्वल नहीं होगा, डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम इसको बेस बना रहे हैं कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल मैच किया, तो पहले का टेल और दूसरे का हेड को मिलाने वाली लाइन जो है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। उसका डायरेक्शन यदि हम इस तरफ लें तो क्या होगा? दोनों का ये सम के इक्वल होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और एक और वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं सी वेक्टर। हम अब पूछें कि रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम कहते हैं R1, इसे हम बोलते हैं R2 एंड इसको बोलते हैं R3। R1, R2, R3 का क्या वैल्यू होगा? बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। R1 बराबर होगा पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल से मैच कर रहा है, टेल और हेड को मिलाने वाला रिजल्टेंट है, यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो होगा R1 का मान हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिमिलरली यदि इसको देखें R2 को, तो R2 वेक्टर जो होगा वेक्टर बी और वेक्टर सी, सेम कंडीशन बन रहा है। इसका टेल दूसरे का हेड से रिजल्टेंट मैच कर रहा है, हेड और टेल यहाँ मैच किया, सेम कंडीशन है, तो इसलिए R2 बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगर हम R3 की बात करें तो R3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से वेक्टर R1, इसका टेल हेड और यहाँ से वेक्टर सी, रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, इसलिए R3 वेक्टर हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर। R1 वेक्टर किसके इक्वल है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इस तरीके से हम लोग वेक्टर का एडिशन करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम रिवर्स कर कर देखें, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर को हम इस डायरेक्शन से कंसीडर करते हैं कि ये वेक्टर बी है,
तीसरे वेक्टर को हम इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, सी वेक्टर है। इसके रिजल्टेंट को हम इस तरफ दिखाए हैं। रिजल्टेंट इस वेक्टर का जो है R1 जो है, जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और इस वेक्टर के रिजल्टेंट को हम इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, इसको हम कहते हैं R2। और इस वेक्टर का रिजल्टेंट हम कहते हैं कि ये R3 है। तो आपको R1 और R2 और R3 तीनों वेक्टर को कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम जो रूल्स देखे थे कि ये वेक्टर A का हेड दूसरे वेक्टर का टेल मैच कराते हैं। रिजल्टेंट को देखते हैं कि टेल और हेड को जब मैच कराएंगे तो R = A + B के इक्वल होगा। सेम कंडीशन हम लोग देखें यहाँ पे कि यहाँ पे वेक्टर A है, इसका हेड है, लेकिन अब हेड हेड मैच कर रहा है। यह कब करता है? सब्ट्रैक्शन। हम वेक्टर में सब्ट्रैक्शन को नहीं जानेंगे, पलट देंगे और उसको एडिशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को पलट देते हैं इस तरीके से, तो ये हमें क्या दे देगा? माइनस ऑफ वेक्टर V। अब देखिए वेक्टर A का हेड वेक्टर V के टेल से मैच कर गया और टेल को हेड से मिला रहा है R1। दैट मीन्स R1 = किसके हो जाएगा? R1 = वेक्टर A प्लस माइनस ऑफ वेक्टर V। दिस = वेक्टर A माइनस वेक्टर V। सिमिलरली यदि हम इस वेक्टर की बात करें रिजल्टेंट की, तो यहाँ से वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है V का, वेक्टर C का डायरेक्शन इधर है, रिजल्टेंट इस तरह से है। इस रूप में हम नहीं व्यवस्थित किए हैं। इसको जब हम पलट देते हैं तब देखिए वेक्टर का हेड यहाँ है, दूसरे वेक्टर का टेल से मैच कर गया, रिजल्टेंट इस तरह से है। यानी R2 वेक्टर = जो हो जाएगा वेक्टर -B प्लस वेक्टर C। दिस = वेक्टर C माइनस वेक्टर V। अगर हम R3 वेक्टर की बात करें तो R3 वेक्टर जो है वेक्टर A और R2 वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट है। यानी R3 वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर R2, और R2 वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं वेक्टर A प्लस C माइनस वेक्टर B। A अब हमारा R1 और R2 एंड R3 का वैल्यूज होगा। यदि हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज कर देते फिर हमारा रिजल्ट बदल जाएगा। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम ध्यान में रखें तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम इसमें होगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही रूल्स हमारा है। बस अगर इस अकॉर्डिंग जो है अरेंज नहीं है तो हम वेक्टर को पलट देंगे, जब पलटेंगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा और माइनस प्लस में बदल जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे तो इस पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक अनदर टॉपिक इसमें देखते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जैसे नाम से पता चलता है वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी के इक्वल हो। यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। लेकिन बात यही है कि वाई क्यों 1 के इक्वल होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 क्यों होता है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं कि क्यों 1 के इक्वल होगा। तो चलिए यूनिट वेक्टर को हम लोग पढ़ते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर को? वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है। वेक्टर ए को लिखे, उसके ऊपर एरो बना दिए तो वेक्टर ए कहलाएगा। जब भी हम वेक्टर का अध्ययन करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को ध्यान में रखकर करते हैं। लेट अस सपोज मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है एंड इसको हम कंसीडर करते हैं जेड एक्सिस है।
कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 कहें या हम कहें x, y एंड z। इसका मतलब ये हुआ कि यह पॉइंट x एक्सिस में 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, y एक्सिस में ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है एंड z एक्सिस में ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो ओरिजिन से और उस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं कि वो वेक्टर a है, देन वेक्टर a इज इक्वल टू 2, वेक्टर a इज इक्वल टू, अब कैसे इसका वेक्टर रूप देंगे? देखिए, वेक्टर को वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, तो कोई भी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर कैसे कन्वर्ट होगा? कोई भी स्केलर क्वांटिटी, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, हमें इनको वेक्टर का रूप देना है। तो किसी न किसी यूनिट वेक्टर से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यह वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका तात्पर्य यही है कि स्केलर क्वांटिटी को जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह क्वांटिटी किस में बदल जाता है? वेक्टर में बदल जाता है। तो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब ये जितना जो हमें स्केलर पॉइंट्स दिख रहे थे इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दें तो ये एक्स एक्सिस में 2 यूनिट है इसलिए 2 आई कैप, वाई एक्सिस में 3 यूनिट है इसलिए 3 जे कैप एंड जेड एक्सिस में 4 यूनिट है तो 4 के कैप। अब सबको वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो वेक्टर ए मिलेगा जो कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप के इक्वल होगा। ये हमें वेक्टर ए प्राप्त हुआ। चलिए हम लेटेस्ट सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो है a1, b1 एंड c1 है। वेक्टर ए जो है उसका कोऑर्डिनेट है a1, b1 एंड c1। अब वेक्टर ए को यदि हम लिखें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू जो होगा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। ये वेक्टर है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से, मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है किसी वेक्टर के तो स्क्वायर रूट में जो है कोफिशिएंट, जो वेक्टर का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो आई के कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है इसलिए a1 का स्क्वायर करेंगे, फिर सम करते चले जाएंगे, प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट b1 है तो b1 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट c1 है प्लस c1 का स्क्वायर करेंगे। तो ये जो रूल है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का। यूनिट वेक्टर डिफाइंड होता है ए कैप से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। इसको हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मॉड ऑफ ए से डिवाइड करते हैं तो दिस बिकम्स a1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए आई कैप प्लस b1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए जे कैप प्लस c1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए के कैप। ये हमारा जो है यूनिट वेक्टर ए कहलाएगा, जहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितना है? इतना है। क्वेश्चन था कि वाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हम लोग यूनिट वेक्टर को निकाल चुके हैं। अब इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर होता है तो वेक्टर के रूल के अकॉर्डिंग हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का रूल क्या कहता है कि स्क्वायर रूट के अंदर
जितने भी कोफिशिएंट हैं सबका स्क्वायर कर कर हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं। जैसे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाले थे तो वेक्टर ए का कोफिशिएंट a1 b1 c1 है, इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी वेक्टर है, तो इस वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं ये सब कोफिशिएंट कहलाएंगे। इन सब कोफिशिएंट से हम जो है इस वेक्टर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो देखते हैं क्या मिलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a1 अपॉन में मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b1 अपॉन में मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस c1 अपॉन में मॉड ऑफ a का स्क्वायर। इन कोफिशिएंट का स्क्वायर हम कर देते हैं। देखिए हमें रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है। तो ये हमें मिला अंडर रूट a1 का स्क्वायर। यदि हम मॉड ऑफ a की बात करें तो मॉड ऑफ a किसके इक्वल था, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। जब मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हमें दे देगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका b1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। सिमिलरली c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ये जो है हमारा मैग्नीट्यूड बताया। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट जो है आपका कट जाएगा, इसका वैल्यू जाएगा अंडर रूट 1, दिस इज इक्वल टू 1। देखिए जब हम लोग यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले तो 1 के इक्वल आता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूनिट वेक्टर। वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी के इक्वल होता है उस वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। चलिए इसमें एक और चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। यदि हमने कैलकुलेट किया था, लेट माना था कि वेक्टर a इज इक्वल टू a1 i कैप b1 j कैप एंड c1 k कैप, देन यूनिट वेक्टर a कैप इज इक्वल टू आया हमारा। तो इससे पहले हमने इसका मॉड निकाला, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन कहता है a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a। दिस गिव्स a1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर i कैप प्लस b1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर j कैप एंड c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर k कैप। ये जो है हमारा यूनिट वेक्टर निकला। अब यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं इन सब कोफिशिएंट को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर इज क्या हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करें L, तो L इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। M इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट
a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ये जो l m एंड n इसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन सिंपली है कि जो वेक्टर हमने कंसीडर किया है वह कोऑर्डिनेट के साथ क्या एंगल बनाता है, उस एंगल का कोसाइन वैल्यूज को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। यदि कैलकुलेट करना है तो हम लोग जो है पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उस यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा उसी कोफिशिएंट को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। पिछले जब हमने बात कर रहे थे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी के इक्वल होता है, तो उस कंसेप्ट को हम यदि देखें तो जो डायरेक्शन कोसाइन है इन सब का स्क्वायर करें, दैट इज एल स्क्वायर एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर, और फिर इनको जोड़ दें तो देखेंगे कि मुझे क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम कहें या कंसेप्ट कहें कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम जो होता है वह यूनिटी के इक्वल होता है। इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस हमें कंपटीशन में देखने को मिलता है। तो ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट था। अब जैसे हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो एक आप आसानी से जो है कंसेप्ट को समझ पाएंगे। आई होप कि आपको यूनिट वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद।